श्रीमती गोमती देवी कॉलेज बड़ा गांव में आपका हार्दिक स्वागत है। एवरी स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट राजनीति विज्ञान प्रथम प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक में राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचारों का अध्ययन करेंगे, राजनीतिक विचारों का विश्लेषण करेंगे, राजनीतिक विचारों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचार, राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचार, राजा राम मोहन राय को धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए जाना जाता है, लेकिन उन्होंने तत्कालीन समय में जो राजनीतिक समस्याएं थी उन राजनीतिक समस्याओं पर भी राजा राम मोहन राय ने अपने समय की राजनीतिक समस्याओं पर विचार व्यक्त किए। राजनीतिक समस्या थी उन पर उपयोगी सुझाव दिए, राजनीतिक समस्याओं पर भी उपयोगी सुझाव दिए। इसीलिए राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत के इतिहास में प्रथम राजनीतिक विचारक भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले आधुनिक भारत के इतिहास में राजनीतिक समस्याओं पर अध्ययन करना, उसके बारे में सोचना, चिंतन करना, उपयोगी सुझाव देने का कार्य राजा राम मोहन राय ने ही किया था। राजा राम मोहन राय एक समाज सुधारक होते हुए भी भारत में राजनीतिक चिंतन के रूप में जो उपयोगी सुझाव दिए, उन उपयोगी सुझावों को आगे चल करके भारतीय राष्ट्रीय उदारवादी चिंतन के रूप में उनका विकास हुआ। राजा राम मोहन राय के राजनीतिक चिंतन की जो बातें थी वो आगे चल करके भारतीय राष्ट्रीय उदारवादी विचारधारा या चिंतक के रूप में उनका विकास हुआ। तो इस प्रकार से राजा राम मोहन राय ने पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन व भारतीय जो प्राचीन जो राजनीतिक चिंतन, इस सब में एक ऐसा उपयोगी सुझाव दिए जो भारत के हित में थे। जैसे व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन, व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन, व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन, व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन। राजा राम मोहन राय ने व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन किया, व्यक्ति के अधिकारों का समर्थन किया, और उनका मानना था कि जीवन का अधिकार और संपत्ति का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यानी प्रिय विद्यार्थियों, राजा राम मोहन राय ने कहा कि जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये ऐसे अधिकार थे, ऐसी स्वतंत्रताएं थी जिनको उन्होंने व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार बताए हैं। इनको व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों से जोड़ा है। प्राकृतिक अधिकारों से जोड़ा है कि इनको व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार माने हैं, और राज्य को व्यक्ति के इन अधिकारों में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप करने का उन्होंने विरोध किया, और इनका नैतिकता के आधार पर भी समर्थन किया है। राजा राम मोहन राय ने इनका इन अधिकारों का प्राकृतिक अधिकारों से जोड़ा है, व्यक्ति के इन अधिकारों को व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार बताए हैं, और
इनको व्यक्ति के नैतिकता के अधिकारों से भी जोड़ा है। तो इस प्रकार से राजा राम मोहन राय व्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थक थे और जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का समर्थन किया है। इसे व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार बताए हैं, नैतिकता के आधार पर भी इनका समर्थन किया। तो इस प्रकार से वे व्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थक थे। राज्यों की कार्य संबंधी विचार, राज्यों के कार्य संबंधी विचार, राज्यों के कार्य संबंधी विचार राज्य के कार्य क्षेत्र संबंधी विचार राज्य के कार्य क्षेत्र संबंधी जो विचार है, इसके बारे में राजा राम मोहन राय ने पाश्चात्य जो विचारक थे उनके राज्य के कार्य संबंधी जो विचार हैं उनका अंधानुकरण नहीं किया है। उनको सामाजिक उपयोगिता के आधार पर, सामाजिक हित के आधार पर राज्य का नागरिकों, सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप करने को आवश्यक बताया। पाश्चात्य विचारकों का मानना है, पाश्चात्य विचारकों का मानना है कि राज्य आवश्यक बुराई है, राज्य आवश्यक बुराई है, राज्य आवश्यक बुराई है। राज्य के कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करते हैं। यानी पाश्चात्य विचारकों का मानना था कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, राज्य के कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करते हैं और राज्य को लेसफेयर सिद्धांत का समर्थन, व्यक्तिवादी है ना, पाश्चात्य विचारकों में जो व्यक्तिवादी वो विचारक हैं, राज्य के लेसफेयर सिद्धांत का समर्थन करते हैं। लेसफेयर यानी हस्तक्षेप सिद्धांत, यानी राज्य को व्यक्तियों के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, राज्य के कार्य सीमित होने चाहिए, राज्य का कार्य सिर्फ व्यक्तियों की सुरक्षा संबंधी होना चाहिए। तो पाश्चात्य विचारक राज्य के संबंध में हस्तक्षेप सिद्धांत का समर्थन करते हैं। तो इस प्रकार से पाश्चात्य विचारकों का मानना है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, राज्य को हस्तक्षेप सिद्धांत का समर्थन करना चाहिए, व्यक्तियों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए, और राज्य के कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करते हैं। राजा राम मोहन राय ने पाश्चात्य जो विचारक हैं उनके जो राज्य संबंधी विचार हैं उनका अंधानुकरण नहीं किया है, उनका ज्यों का त्यों समर्थन नहीं किया है। राजा राम मोहन राय का मानना था कि राज्य एक ऐसा उपयोगी साधन है जो व्यक्ति के भौतिक व नैतिक विकास के लिए, राज्य एक ऐसा उपयोगी साधन है जिसको व्यक्तियों के भौतिक व नैतिक उत्थान के लिए, समाज के नैतिक व भौतिक उत्थान के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए, कानून बनाने चाहिए। तो इस प्रकार से राजा राम मोहन राय सामाजिक उपयोगिता के आधार पर, समाज के हित के लिए, व्यक्तियों के हित के लिए राज्य को व्यक्तियों के मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार देता है, राज्य को आवश्यक बुराई नहीं मानता है, राज्य को उपयोगी संस्था मानता है, नैतिक और भौतिक
दोनों ही प्रकार के उत्थान के लिए, समाज के भौतिक उत्थान के लिए, समाज के नैतिक उत्थान, दोनों ही प्रकार के उत्थान के लिए राज्य को आवश्यक मानता है। और राजा राम मोहन राय का मानना था कि आर्थिक विकास, आर्थिक कल्याण, सामाजिक सुधार, सामाजिक सुधार, शिक्षा के प्रसार, शिक्षा के प्रसार व समाज के हित के लिए राज्य को कार्य करने चाहिए, कानून बनाने चाहिए। राजा राम मोहन राय का मानना था कि राज्य और व्यक्ति के हित, राज्य और व्यक्ति के हित, राजा राम मोहन राय का मानना था कि राज्य का हित व व्यक्ति का हित एक दूसरे के पूरक हैं। राज्य के हित और व्यक्ति के हित विरोधी नहीं है, राज्य के हित और व्यक्ति के हित एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के सहयोगी। तो इसलिए राज्य को व्यक्ति के भलाई के लिए, समाज की उपयोगिता के लिए कानून बनाने से उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। तो इस प्रकार से राजा राम मोहन राय ने पाश्चात्य जो विचारक हैं उनके जो राजनीतिक विचार, राज्य के कार्य संबंधी में जो विचार हैं उनसे अंधानुकरण नहीं किया है, उनका समर्थन नहीं किया है। ये राज्य का विरोध करते हैं, राज्य को बुराई मानते हैं, राज्य के कानूनों को व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करने वाले मानते हैं, राज्य को हस्तक्षेप के सिद्धांत के आधार पर कार्य करने के लिए कहते हैं। लेकिन राजा राम मोहन राय के जो विचार हैं वो पश्चिम में बेंथम के विचारों से मेल खाते हैं। बेंथम के जो उपयोगितावादी सिद्धांत है ना, उस उपयोगितावादी सिद्धांत से राजा राम मोहन राय के विचार मेल खाते हैं। तो इस प्रकार से राजा राम मोहन राय राज्य के कार्यों के क्षेत्र में राज्य को एक उपयोगी संस्था मानता है। अब है तीसरा, राजा राम मोहन राय राष्ट्रों की स्वतंत्रता के समर्थक थे। राजा राम मोहन राय राष्ट्रों की स्वतंत्रता, राष्ट्रों की स्वतंत्रता के समर्थक थे। राजा राम मोहन राय का मानना था कि टर्की का जो साम्राज्यवाद है, ऑस्ट्रिया के जो साम्राज्यवाद है, इन सब साम्राज्यवादी विचारधारा का उन्होंने विरोध किया, साम्राज्यवाद का उन्होंने विरोध किया। और नेपल्स कि इनके विरुद्ध जो नेपल्स के लोग जो इनके विरुद्ध स्वतंत्रता के लिए प्रयास कर रहे थे, स्वतंत्रता आंदोलन चला रहे थे, स्वतंत्र हो रहे थे, और स्पेन के लोग जो स्वतंत्र आंदोलन चला रहे थे, स्वतंत्र हो रहे थे, इन नेपल्स और स्पेन के राष्ट्रों की स्वतंत्रता का राजा राम मोहन राय ने समर्थन किया। टर्की, ऑस्ट्रिया की साम्राज्यवादी विचारधारा थी, इनका इन्होंने विरोध किया। तो इनसे पता चलता है, हम कह सकते हैं कि राजा राम मोहन राय राष्ट्रों की स्वतंत्रता के समर्थक थे, राष्ट्रों की स्वतंत्रता का उन्होंने समर्थन किया। लोकतांत्रिक व संवैधानिक प्रशासन का समर्थन, लोकतांत्रिक व संवैधानिक, लोकतांत्रिक व संवैधानिक प्रशासन का समर्थन। राजा राम मोहन राय निरंकुश शासन के विरोधी थे, तानाशाही शासन के विरोधी थे, और इसीलिए फ्रांस में 1789 की क्रांति हुई तो उनका उन्होंने समर्थन किया और उनसे उन्हें प्रसन्नता हुई। इसी प्रकार से ब्रिटेन में एक सीमित वर्ग को, पढ़े लिखे सीमित वर्ग को मत देने का अधिकार था, तो इनसे राजा राम मोहन राय को प्रसन्नता होती थी। राजा राम मोहन राय संवैधानिक शासन के समर्थक थे, कानून के समक्ष सब लोगों के समानता के सिद्धांत के समर्थन, भाई कानून के समक्ष सब लोग समान हैं, इस सिद्धांत का उन्होंने समर्थन किया है। और कानून के समक्ष
समानता के सिद्धांत का ही उन्होंने समर्थन किया है। शक्ति पृथक्करण, शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए, इस सिद्धांत का उन्होंने समर्थन किया है। हाँ, शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का केंद्रीकरण के सिद्धांत का विरोध किया है, शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत का समर्थन किया है। प्रेस एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन, 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 प्रेस एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन। राजा राम मोहन राय ने प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन किया है, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन किया है। राजा राम मोहन राय का मानना था कि प्रेस की स्वतंत्रता जनता के लिए भी और जो शासन करने वाले होते हैं दोनों के लिए उपयोगी है, दोनों के लिए लाभप्रद है। प्रेस की स्वतंत्रता आम जनता को, साधारण जनता को जागरूक करती है, शिक्षित करती है, राजनीतिक जागृति पैदा करती है, आधुनिकता पैदा करती है, आधुनिकता लाते हैं। तो इसलिए प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को, आम जनता को प्रशासन की नीतियों, प्रशासन के कार्यों के बारे में जानकारी देती है। प्रशासन की नीतियों और कार्यों के प्रति आम जनता की क्या प्रतिक्रिया है, इसके बारे में जानकारी प्रशासन करने वालों को भी प्रेस देती है। तो प्रेस यानी समाचार पत्र एक कड़ी का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, जनता और प्रशासन दोनों को जोड़ते हैं। जनता को प्रशासन की नीतियों कार्यों के बारे में पता चलता है और प्रशासन की नीतियों और कार्यों की जनता की क्या आलोचना हो रही है, प्रशंसा हो रही है, उनसे संबंधित जो विचार हैं उनके बारे में प्रशासन को जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार से प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये आम जनता को राजनीतिक जागृति पैदा करती है, उसको शिक्षित करने का कार्य करती है, राजनीति के बारे में जानकारी प्रदान करने का कार्य करती है। लेकिन 1823 में भारत में प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो राजा राम मोहन राय ने इसका विरोध किया, उच्च न्यायालय में अपील की। उच्च न्यायालय में जब उन्होंने अपील की तो उसको कोई सफलता नहीं मिली, वो असफल हो गए। जब उच्च न्यायालय में असफल हो गए तो प्रेस की स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश शासन ने जब उस पर प्रतिबंध लगा दिया, उसके विरोध में वो सर्वोच्च न्यायालय में अपील की। सर्वोच्च न्यायालय में भी वो असफल हो गए। तो 100% ब्रिटिश सम्राट के सामने उपस्थित हुए। ब्रिटिश सम्राट 100% ब्रिटिश सम्राट के सामने अपनी बात rखी, लेकिन वहां भी वो असफल हुए। लेकिन राजा राम मोहन राय इस सत्य पर पहुंचे, इस सत्य को जाना कि प्रेस की स्वतंत्रता किसी भी देश में क्रांति को जन्म नहीं देती है, सरकार के विरुद्ध भड़काने का कार्य नहीं करती है। इसके विपरीत जब किसी देश में प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है तो वहां की जनता का असंतोष चरम पर पहुंचकर क्रांति को जन्म दे देता है। तो राजा राम मोहन राय इस सत्य पर पहुंचे कि भाई प्रेस की स्वतंत्रता किसी भी देश में क्रांति को जन्म नहीं देती। जब लोगों की प्रेस की स्वतंत्रता को, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया जाता है तो उसमें असंतोष होता है और ये असंतोष चरम पर पहुंचकर अवश्य क्रांति को जन्म दे देता है। तो इस प्रकार से राजा राम मोहन राय ने बंगला भाषा में संवाद कौमुदी और फारसी भाषा में मिरात उल अखबार का प्रकाशन किया था, इन पत्रिकाओं का प्रकाशन किया था और वे प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे। और ब्रिटिश शासन ने जब प्रेस की स्वतंत्रता पर, लॉर्ड गवर्नर ने जब प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया 1823 में, तो उसका विरोध किया और उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि प्रेस की स्वतंत्रता क्रांति को जन्म नहीं देती, जनता को जागरूक करती है, प्रशासन और जनता को जोड़ने का कार्य करती है, राजनीतिक शिक्षा देती है। तो इस प्रकार से राजा राम मोहन राय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थक थे और प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार संबंधी विचार।
प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार संबंधी विचार। प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार संबंधी विचार। राजा राम मोहन राय ब्रिटिश शासन के समय जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, इस प्रशासनिक व्यवस्था में भी सुधार चाहते थे और उन्होंने कहा कि भाई जमींदारी प्रथा है, इस जमींदारी प्रथा में सुधार किया जाना चाहिए। जमींदारी प्रथा को किसानों पर लगान लगाने का अधिकार नहीं होना चाहिए, लगान में वर्दी नहीं की जानी चाहिए और लगान में वर्दी की जाए न करके आय है वो विलासितापूर्ण जो वस्तुएं हैं उन पर अधिक कर लगा करके आय प्राप्त करनी चाहिए। तो इस प्रकार से प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार संबंधी एक तो उन्होंने कहा कि भाई जमींदारी व्यवस्था में जमींदारी प्रथा में सुधार किया जाना चाहिए और जमींदारी प्रथा सुधार का तात्पर्य है कि जो जमींदार हैं, किसान हैं, उस पर लगान नहीं लगाना चाहिए, लगान नहीं बढ़ाना चाहिए। अब लगान नहीं बढ़ाएंगे तो सरकार को आय कहाँ से होगी? इसके लिए उन्होंने कहा कि जितनी भी विलासितापूर्ण वस्तुएं हैं, इन विलासितापूर्ण वस्तुओं पर लगान लगा करके, कर लगा करके आय के स्रोत बढ़ाए जाने चाहिए। इसी प्रकार से राजा राम मोहन राय ने कहा कि प्रशासनिक वे में कमी की जानी चाहिए। प्रशासनिक वे में कमी। अब प्रशासनिक वे में कमी कैसे की जाएगी? इसके लिए उन्होंने कहा कि भारत में बड़े बड़े पदों पर, बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी के जो पद हैं उन पर ब्रिटिश या यूरोपीय अधिकारियों के स्थान पर भारतीय व्यक्तियों की नियुक्ति की जानी चाहिए। ऊंचे ऊंचे पदों पर भारतीयों को लगाना चाहिए। इनसे क्या फायदा होगा? इनसे ये लाभ होगा कि ब्रिटिश या यूरोपियन जो लोग हैं वो अधिक वेतन लेते हैं और भारतीय जो लोग हैं वो कम वेतन में ही इन पदों पर कार्य करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इस प्रकार से प्रशासनिक पदों पर भारतीयों को नियुक्त किया जाना चाहिए ताकि उनको कम वेतन देकर के कार्य करवाया जाए। अब इनसे एक फायदा ये होगा कि भारतीय लोग हैं वो अंग्रेजी को पढ़े लिखेंगे तो इनसे ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीयों में भक्ति पैदा होगी, राजभक्ति पैदा होगी। तो इस प्रकार से उच्च पदों पर भारतीयों के स्थान, यूरोपीय लोगों के स्थान पर भारतीयों को लगाया जाना चाहिए। एक राजा राम मोहन राय ने यह सुझाव दिया कि स्थायी सेना के स्थान पर अस्थायी सेना, आरक्षित सेना को नियुक्त किया जाने से, आरक्षित सेना को नियुक्त करने से खर्चा कम आएगा, व्यय कम आएगा। तो इस प्रकार से प्रशासनिक व्यय को कम करने का प्रयास किया जाना चाहिए। राजा राम मोहन राय का मानना था कि फारसी भाषा के स्थान पर अंग्रेजी को राजभाषा नियुक्त किया जाना चाहिए। फारसी भाषा नहीं होनी चाहिए, अंग्रेजी राजभाषा होनी चाहिए। अंग्रेजी राजभाषा होगी तो भारतीय लोग इसको पढ़ेंगे, लिखेंगे, जानेंगे तो उसमें अंग्रेज भक्ति पैदा होगी, अंग्रेजों के प्रति प्रशासनिक भक्ति पैदा होगी। तो ये प्रशासनिक सुधार करने पर उन्होंने जोर दिया। अब है न्याय व कानून संबंधी सुधार। राजा राम मोहन राय ने न्याय व कानून संबंधी सुधार पर भी जोर दिया। विधि व न्याय संबंधी सुधार, विधि व न्याय संबंधी सुधार, विधि व न्याय संबंधी सुधार। कानून संबंधी सुधारों के लिए उन्होंने कहा कि भारत में कानून बनाने का अधिकार, भारत में कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार ब्रिटिश संसद को होना चाहिए, ब्रिटिश संसद को होना चाहिए, ब्रिटिश संसद को होना चाहिए। यानी हम ब्रिटिश संसद के अधीन आते हैं, इसलिए भारत में कानून बनाने का अधिकार ब्रिटिश संसद को होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि भाई कार्यपालिका और न्यायपालिका के जो कार्य है, कार्यपालिका व न्यायपालिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका,
न्यायपालिका के कार्यों का पृथक्करण होना चाहिए। कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों का पृथक्करण होना चाहिए। एक ही पदाधिकारी में दोनों शक्तियां नहीं होनी चाहिए। कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्ति एक ही पदाधिकारी में नहीं होनी चाहिए, इनका पृथक्करण होना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि राज्य द्वारा दीवानी व फौजदारी कानूनों का संहिताकरण किया जाना चाहिए। दीवानी व फौजदारी कानूनों का, दीवानी व फौजदारी कानूनों का संहिताकरण किया जाना चाहिए। और जूरी प्रथा को बनाए रखा जाना चाहिए। जूरी प्रथा को बनाए रखा जाना चाहिए। और उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि यूरोप वासियों पर भी देश के न्यायालयों का क्षेत्राधिकार होना चाहिए। यूरोप वासियों पर भी देश के न्यायालयों का क्षेत्राधिकार होना चाहिए। न्यायालयों की भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसको न्यायाधीश और आमजन दोनों समझ सके। न्यायालयों की भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसको न्यायाधीश भी समझ सके और आम जनता भी समझ सके। न्यायालय के निर्णयों को समाचार पत्रों में, प्रेस में प्रकाशित किया जाना चाहिए ताकि आम जनता की न्याय के प्रति समझ बढ़े, उनको जानकारी प्राप्त हो। तो इस प्रकार के उन्होंने सुझाव देने का प्रयास किया। राय का मानना था कि ये सारे सुधार जब न्याय क्षेत्र में होंगे तो भारत में न्याय प्रणाली का अच्छी तरह से विकास होगा। भेदभावपूर्ण रहित न्याय व्यवस्था का विकास हो। तो राजा राम मोहन राय ने ये कि वे ब्रिटिश संसद को कानून बनाने से कार्यपालिका न्यायपालिका का शक्तियों का पृथक्करण किया जाना चाहिए। एक ही पद में दोनों शक्ति नहीं होनी चाहिए। दीवानी फौजदारी कानूनों का संहिताकरण होना चाहिए। जूरी प्रथा को बनाए रखना चाहिए। यूरोपवासी हैं उस पर भारतीय न्यायालयों का भी नियंत्रण होना चाहिए। भाषा, न्यायालयों की भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसको न्यायाधीश भी समझ सके और आम जनता भी समझ सके। न्यायालयों द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं उसको समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से ये उन्होंने सुधार करने पर जोर दिए। न्याय संबंधी उनके ये विचार है। धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण की शुरुआत। धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण, राजा राम मोहन राय ने, उनके विचारों ने भारत में धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया। राजा राम मोहन राय का मानना था कि राजनीति धर्म पर आधारित नहीं होनी चाहिए। धार्मिक राज्य का वो समर्थन नहीं करते थे। धर्म के प्रति उनके सहिष्णुता के विचार थे। धर्म के प्रति उनके विचार सहिष्णुता के थे। राजनीति को धर्म पर आधारित नहीं मानते थे। धार्मिक राज्य का वो समर्थन नहीं करते थे। और उनका मानना था कि कानून के समक्ष सभी वर्ग समान होना चाहिए। धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। धर्म के आधार पर कानून के रूप में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। नागरिकों में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि धार्मिक कुरीतियों, अंधविश्वासों के विरुद्ध राज्य को कानून बनाए जाने चाहिए। तो इस प्रकार से राजा राम मोहन राय के जो धर्म संबंधी विचार हैं उन्हीं से प्रभावित होकर के भारत में जो संविधान का निर्माण किया गया तो उसमें धर्मनिरपेक्ष राज्य संबंधी जो विचार हैं वो राजा राम मोहन राय उसके अग्रणी हैं। राजा राम मोहन राय ने ही सबसे पहले ये माना था कि राजनीति धर्म पर आधारित नहीं चाहिए। तो भारतीय संविधान में राजा राम मोहन राय के इन विचारों से शिक्षा ली गई कि राजनीति धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए, धर्म पर आधारित नहीं होनी चाहिए। यूरोपवासियों के भारत में बसने का समर्थन, राजा राम मोहन राय यूरोपवासियों के भारत में
बसने का समर्थन किया, यूरोप वासियों के भारत में बसने का समर्थन किया। राजा राम मोहन राय का मानना था कि जो यूरोपीय लोग हैं, बड़े बड़े जो पूंजीपति लोग हैं, जो राजनीतिक हैं, उनको भारत में ही बसने का समर्थन करना चाहिए, भारत में बसने का प्रयास, बसाने का प्रयास करना चाहिए। इनसे क्या लाभ होगा? एक तो धन निष्कासन नहीं होगा, धन निकास नहीं होगा, धन निष्कासन नहीं होगा इनसे, क्योंकि जब यूरोपीय बड़े बड़े लोग हैं वो यहीं रहेंगे तो उनका जो धन है वो भारत में ही काम आएगा। एक उनका जो औद्योगिक हुनर है, जो तकनीकी ज्ञान है, उन औद्योगिक और तकनीकी ज्ञान से भारतीय उद्योग धंधों को, भारतीय कृषि को लाभ होगा। तो इस प्रकार से राजा राम मोहन राय का मानना था कि यूरोपीय लोगों के भारत में रहने से, भारत में बसने से आधुनिक भारत के निर्माण में, नव भारत के निर्माण में सहयोग मिलेगा, सहायता मिलेगी। इस प्रकार राजा राम मोहन राय ने यूरोपवासियों को भारत में ही रहने के लिए समर्थन करते थे। अतः हम कह सकते हैं कि राजा राम मोहन राय पुनः जागरण के अग्रदूत थे, पुनः जागरण के अग्रदूत थे, राष्ट्रीय पत्रकारिता के जनक थे, भारत में संवैधानिक आंदोलन के जनक थे। उन्हीं के प्रयासों से भारत में आधुनिक राजनीतिक विचारों की नींव पड़ी, आधुनिक भारत का निर्माण हुआ, धर्म और समाज में जो कुरीतियां, आडंबर, अंधविश्वास थे उसे दूर करने का प्रयास किया। थैंक यू।